सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 8 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आशा करता हूँ कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, आपको भी अपनी तैयारी और मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबर है वो है भारतीय उच्चायोग की नाराजगी के बाद मालदीव के 3 मंत्री निलंबित। ये जैसे कि हमने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ था कि जो मोदी जी का लक्षद्वीप दौरा था, ये कोई वेकेशन नहीं था, कोई टूरिज्म इनका नहीं था कि चलो आराम करके आते हैं। ये डिप्लोमेसी थी। ये डिप्लोमेसी थी कि हम जानते हैं कि लक्षद्वीप, अगर हम भारत हिंद महासागर की बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ है और मालदीव्स यहाँ है। ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब ही है। मगर पर्यटक जो होते हैं वो मालदीव चले जाते हैं क्योंकि वो विदेश जाना पसंद करते हैं। अब अचानक से प्रधानमंत्री को पर्यटन में कैसे रुझान आ गया? और अगर ऐसी बात है कि प्रधानमंत्री जी को पर्यटन की नीति बदलनी है, तो इसका मतलब तो वो और जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस हमारे नागरिक जाते हैं, उनके लिए भी कुछ करेंगे। क्या न्यूयॉर्क यहाँ बना देंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया यहाँ बना देंगे? हो सकता है बना भी दें। पर ये पूरे घटनाक्रम में कंटेक्स्ट तो ये था कि हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि मालदीव्स ने क्या करा था कि भारत जो था वो अपने समुद्री मिशनों के अंतर्गत जियोग्राफिकल मिशंस, ओशियनोग्राफी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो स्टडी कर रहा था। हाइड्रोग्राफी कहते हैं साथियों। तो हाइड्रोग्राफिकल स्टडीज़ यहाँ पे कर साइंटिस्ट वगैरह हमारे यहाँ पे मौजूद थे। साइंटिस्ट होते हैं और आर्मी भी होती है, ठीक है। तो मालदीव्स ने थोड़ी सी खुराफात करी, थोड़ी चाइना से दोस्ती बढ़ रही थी मालदीव्स की। तो उसने कहा भैया बंद करिए अपना मिशन वगैरह और अपनी आर्मी को हटाइए यहाँ से आप। ठीक है, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ आर्मी, तो आर्मी का मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी सेना अड्डा बना दिया होगा। थोड़ी कम मात्रा में आर्मी होती है। तो ये पूरा हाइड्रोग्राफिकल मिशन जो था हमारा, सर्वे करना ओशन की टोपोग्राफी का, है ना, वो सब बंद हो गया और हमारी आर्मी को भी वापस बोलने का आदेश आ गया। ये सिर्फ चाइना के कहने पे करा जा रहा था, ऐसा सुनने में आया है। अब प्रधानमंत्री जी ने ये याद दिला दिया इन्हें कि मालदीव्स में ना तो कुछ उगता है, ना कोई वर्ल्ड लीडर है, ना कोई प्रोडक्शन है, ना कोई बड़ी भारी यहाँ पे कुछ यूनिकनेस है, सिर्फ हिंद महासागर के अलावा। तो ठीक है, हम टूरिज़्म को डाइवर्ट कर देंगे। प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप में इसलिए टहल रहे थे क्योंकि टूरिज़्म को डाइवर्ट करना था। टूरिज़्म को ये दिखाना था कि लक्षद्वीप भी हमारा हिस्सा है और लक्षद्वीप में मालदीव्स से भी बढ़िया जगह है घूमने के लिए। बस इतना ही से कर दिया और मालदीव्स की अर्थव्यवस्था डोल गई। वहाँ के जो होटल के मालिक हैं, उद्योगपति हैं, मालदीव में थोड़ी कोई बड़े भारी उद्योगपति हैं। मालदीव में होटल हैं किनके? बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, यूरोप के, यूएसए के, है ना, अफ्रीकन बिजनेसमैन के, मतलब बड़े बड़े मालदीव्स में भी हैं अर्थ अब के बड़े बिजनेसमैन। पर ज़्यादातर फॉरेनर्स की होटल्स हैं, होटल चेन्स हैं, बड़ी होटल चेन्स हैं। उन सब ने बोला भैया सुधर जाओ। अगर अर्थव्यवस्था डोल गई तो भैया बिजनेसमैन भी घबरा जाता है। इसको लेके ही जो कुछ 3 मंत्री ज़्यादा बोल रहे थे उनको हटा दिया सरकार ने, निलंबित कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है ये, डिप्लोमेसी कहते हैं इसे। चलिए आगे कहते हैं। हमारे एडिटोरियल्स पे और ये हम देखिए कि पतंग उत्सव शुरू होने वाला है 13 से 14 जनवरी को। खासकर जयपुर में होता है वो सुंदर, दिल्ली में भी होता है, जयपुर में भी आपका पतंग उत्सव काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। अहमदाबाद में तो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत बड़ी बड़ी पतंगे वहाँ पे
उड़ाई जाती हैं। काइट फेस्टिवल बहुत जगह सेलिब्रेट करा जाता है। चलिए, ये आर्टिकल मेरे सामने है सूरज पर नज़र। ये हाल ही में हुए जो आदित्य L1 मिशन है उसको लेके है। आदित्य L1 मिशन उसको लेके है। हम इसमें क्या करना चाह रहे थे, हम सूरज जो है आपका उसका अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पुरानी वीडियो बताया हुआ, तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी, अच्छा हम क्यों अध्ययन करें सूरज का, क्या करेंगे जान के। हम इसे ना, जो सूरज से बहुत कॉस्मिक रेज निकलती हैं, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारी अर्थ पे पड़ता है, हमारे रेडियो सिग्नल्स पे पड़ता है, ठीक है, हम उसके बारे में जान पाएंगे। हम जान पाएंगे जो ऑरोरा वाले घटनाक्रम होते हैं उसके बारे में और डीपली जान पाएंगे, और डीप जान पाएंगे। और जो सूरज में बवंडर आते रहते हैं, ठीक है, जो सूरज में बवंडर आते रहते हैं, हम उनसे जानना हमको ज़रूरी है। क्योंकि हम जितना सूरज को जानेंगे, उसकी लाइफ के बारे में, उसके अंदर होने वाले प्रोसेस के बारे में, उतना हमें आगे आने वाले भविष्य के समीकरण का पता रहेगा। ब्रह्मांड के जो समीकरण होने वाला है कि कैसे सूरज से इम्पैक्ट पड़ सकता है हमको, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही लैंडमार्क मिशन है। भारत जो है चौथा देश बना है ये अध्ययन करने में आगे होने के लिए। उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में हस्त स्थापित करना अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा चुनौती होती है। सही बात है, जिस ऑर्बिट में हमें ले जाना है उस ऑर्बिट में पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की यही बड़ी कामयाबी है कि उसके वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। इसे सितंबर के शुरू में प्रक्षेपित किया गया था, और अब वह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर स्थित बिंदु लैंग्रेज पॉइंट 1 पर पहुंच चुका है। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। यहाँ से सूर्य के त्रियामी चित्र मिलते हैं। इस तरह आदित्य L1 वहाँ स्थिर रहकर निरंतर सूरज का अध्ययन कर सकेगा। आदित्य L1 भारत का पहला उपग्रह है जो सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से भेजा गया है। हालांकि सूर्य का अध्ययन करने का ये पहला प्रयास नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और आदि देश ने इसका पहले अध्ययन कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान एजेंसी नासा अब तो 14 उपग्रह भेज चुकी है। 14। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण तारा है जो ज्वलनशील गैसों का एक पिंड है। अनेक अनुसंधानों के स्पष्ट है कि सूर्य पर होने वाली हलचलों का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। मौसम प्रभावित होता है। पिछले कुछ वर्षों से इस बात को लेकर चिंता गहराती हो गई है कि सूर्य का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है और इसकी वजह से सौर मंडल के अन्य ग्रहों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी पर बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते वायुमंडल का गैसीय संतुलन बिगड़ रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि गंभीर स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। गंभीर चिंता का विषय भी बन चुका है जलवायु परिवर्तन। आदित्य L1 के साथ गए अनुसंधान उपकरण अलग अलग विषयों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं, देखिए, जो हमारे ये बहुत सारे पेलोड्स होते हैं जिनका आप आसान भाषा में इन्हें डिवाइस समझ लीजिए। इनका अलग अलग काम होता है। इन डिवाइसेस का कोई कोई स्टडी करता है, कोई स्टडी करता है कोई और चीज़ को। आशा करते हैं कि ये सफल रहेगा हमारा अभियान। अगला आर्टिकल देखते हैं। उपद्रव को प्रश्न है। कोई भी लोकतांत्रिक देश अपनी ज़मीन से किसी दूसरी देश के खिलाफ गतिविधियां चलाने, किसी समुदाय की आस्था को चोट पहुंचाने, पूजा स्थलों के तोड़फोड़ करने का समर्थन नहीं करता। मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठन खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, वहां रह रहे हिंदू लोगों की आस्था पर ठेस है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शुक्रवार को फिर एक हिंदू मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखकर उसे विरूपित कर दिया गया। इस घटना से पखवाड़ा भर पहले वहीं के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। अब वहाँ का प्रशासन इन घटनाओं की जांच कर रहा है, मगर आज के औपचारिकताओं तो हर घटना की शिकायत पर निर्भर होती हैं। असल सवाल ये है कि क्या इसमें वहाँ पूजा परिसर की सुरक्षा का भरोसा बन सकेगा। देखिए, हम जानते हैं कि अमेरिका में थोड़ा सा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं
जो कि एंटी हिंदू माइंडसेट रखते हैं, तो ये बराबर से अपने आप को प्रेजेंस दिखाने का प्रयास करते हैं, जो अलगाववादी हैं, खालिस्तानी। और देखिए, देखा गया है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो प्रयास करते हैं कि ऐसे ही छोटी मोटी हरकतें करके डिस्टर्ब करा जाए। देखिए, खालिस्तानी और जो अलगाववादी हैं, इनकी कोई रेपुटेशन तो है नहीं डिप्लोमेटिकली, तो जो कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये सब छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं, तो इसमें कोई भी चिंता का विषय नहीं है। हालांकि भारत सरकार इसका हमेशा संज्ञान लेगी और अमेरिकी सरकार को बार बार याद दिलाएगी कि ये गलत है। अगला आर्टिकल है तरक्की के रास्ते और नए संकल्प। आइए देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। भारत को नए वर्ष में पिछले वर्ष की महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की गिरती कीमत, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, विदेशी कर्ज, व्यापार घाटा, चिंताजनक मानव विकास सूचकांक जैसे आर्थिक चुनौतियां विरासत में मिली हैं। ठीक है, आगे थे। बीते वर्ष महंगाई की मोर्चे पर मुश्किलें पूरी समय बनी रहीं। इसराइल हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, ओपेक द्वारा तेल उत्पादन में कटौती, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में कमी। देखिए, हम जानते हैं कि लास्ट ईयर कितने सारे इवेंट्स हुए थे, वॉर से लेकर ऑयल प्रोडक्शन को लेकर सब हर चीज़ में, है ना। जो यूक्रेन वाला युद्ध हुआ था तो हम जानते हैं कैसे उसमें खाद्य आपूर्ति बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। अगर हमें ध्यान हो तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो था, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था उससे जितना भी ट्रेड हो रहा था उस क्षेत्र से, वो एकदम रुक गया था, है ना। फूड के आइटम्स रुक गए थे, जो बहुत भारी मात्रा में एशिया में यूरोप से होते हुए आते हैं। ठीक है, आ कहते हैं पिछले वर्ष रोजगार की स्थिति संसद की बहसों से लेकर युवाओं के बीच चिंता का कारण बनी रही। उसमें वैश्विक सुस्ती के कारण जो उद्योग कारोबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, वहाँ रोजगार के कम अवसर निर्मित हुए। मगर गिग अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र के मौके बढ़ने से बेरोजगारी दर को कम होते हुए पाया गया। देखिए, हम जानते हैं गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है साथियों। गिग अर्थव्यवस्था होती है कि ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं होती है, ये एक तरीके से होती है जिसमें आप फ्री होते हैं, थोड़े से इंडिपेंडेंट भी होते हैं अपने काम के समय को लेके, काम की फ्लेक्सिबिलिटी को लेके और काम की शर्तों को लेके। इसे गिग इकोनॉमी कहती है। इसमें ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं आपको एज ए एम्प्लॉय नहीं, एज अ पार्टनर मांग के चलती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ओला में लोग काम करते हैं, ओला पार्टनर कहते हैं उन्हें। कंपनी एम्प्लॉय नहीं कहती है, पार्टनर कहती है। कंपनी ये कहती है कि भैया हम तो अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से इस ड्राइवर को काम दे रहे हैं, हम काम नहीं दे रहे हैं, हम यूज़र से काम लेके इसे दे रहे हैं। जैसे कि ज़ोमैटो है, अभी हाल ही में ज़ोमैटो पे इनकम टैक्स का नोटिस आया था 403 करोड़ का। तो इनकम ज़ोमैटो ने कहा कि भैया हम तो इसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत, मैं डिटेल आपको बताऊंगा अगली अगली बार किसी अलग वीडियो में। तो उस केस में भी ज़ोमैटो ने ये रेफ़र करा कि भैया ये कमाई जो है ये ड्राइवर की है, जो ज़ोमैटो में ड्राइवर होते हैं, डिलीवरी भाई होते हैं हमारे, ये हमारी नहीं है, हम तो सिर्फ उन्हें काम दे रहे हैं। ये है गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी और क्या होती है आपकी, जितने भी छोटे काम, छोटे मोटे पार्ट टाइम के रूप में काम करे जाते हैं, इंडिपेंडेंट काम जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो गिग इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़े स्तर पे बढ़ चुकी है। और एक और बात, राजस्थान, अच्छा गिग इकोनॉमी में सबसे बड़ा समस्या क्या है, इस क्षेत्र में सिक्योरिटी नहीं है, इस क्षेत्र में आपकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। मगर राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जिसने अपने राजस्थान प्रदेश में जो भी कंपनियां गिग इकॉनमी वाले काम करवा रहे हैं, जैसे अर्बन कंपनी है, जोमेटो है, ओला है, स्विगी है, जितनी भी आपके ये सब हैं, इन लोग को सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह देने पड़ेंगे। ठीक है, तो गिग इकॉनमी अपने आप में एक बहुत बड़ी इकॉनमी हो चुकी है, और ये बेसिकली यूएसए का कल्चर है। हाल ही में नारायण मूर्ति जी ने भी कहा था कि जो इंडिया में ज़्यादातर स्टार्टअप सब खुल रहे हैं, मैं उनसे खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉपीड ही हैं, इनमें इनोवेशन नहीं है। तो गिग इकॉनमी बेसिकली यूएस का कल्चर है, जो कि यूएसए में तो बहुत पहले 35-40 साल पहले आ चुका था।
जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी होते हैं, पार्ट टाइम अपना काम करते रहते हैं। चलिए, हालांकि भारत ने पिछले साल वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के अधिकतम प्रयास किए, लेकिन निर्यात तेजी से नहीं बढ़ रहा तथा विदेशी मुद्रा को अन्य साधनों से कमाई भी कम रही। इससे व्यापार घाटा बढ़ा। पिछले वर्ष के शुरुआती महीने विदेश में विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आई है, लेकिन जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड भी डिस्टर्ब रहा था, वॉर्स की वजह से खासकर। निश्चित रूप से विभिन्न आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन किया और इसकी कई आर्थिक उपलब्धियां दुनिया भर में रेखांकित हुई। कारोबारों और वित्तीय परिदृश्य व्यापक स्तर पर विस्तार को लेकर आशावादी रहे। क्या कहते हैं, ये बात है कि आर्थिक घटनाक्रम पर रेखांकित हो रही है कि वर्ष 23 में भारत राजकोषीय घाटा नियंत्रण करने में सफल रहा है। हमने देखिए बहुत प्रयास करा कि हम अपने घाटे को ना बढ़ने दें। पिछले वर्ष केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे के निर्धारित लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 5.9% तक सीमित रखने में सफल रही है। लगभग प्रतिमाह बाजारों में उपभोक्ता मांग में तेजी और उद्योग कारोबार में बेहतरी से वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में वृद्धि हुई है। वर्ष भर में यह 12% बढ़ा। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से 10.45% बढ़कर 33.61 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो हमारा बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले कलेक्शन के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मद्देनजर पिछले वर्ष एक नई योजना भी शुरू की। साथ ही बैंक और एनबीएफसी डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की डगर पर बढ़े हैं, है ना। बैंक जो है आपकी वो डिजिटल पेमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स में सरकार को फ़ायदा ये मिला है, बैंक्स को फ़ायदा ये मिला है कि पेमेंट्स की जो दर है वो बढ़ चुकी है। अब मार्केट ज़्यादा अर्न कर रही है। लोग अब तो 10-10 रुपये की चाय पीने के लिए पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं। डिजिटल पेमेंट जितना बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, पैसे का फ्लो बढ़ना रहेगा। आगे आते हैं, जहाँ प्राकृतिक संपदा अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराकर भारत ने इन देशों से नए आर्थिक लाभों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। मतलब जैसे हम बात करें G20 की बात कर रहे हैं, G20 में हमने और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, संसाधनों को और इंटर यूज़ करने के लिए और देशों को भी जोड़ा साथ में हमारे। वहीं पे G20 से हमको कहीं ना कहीं चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था साथियों, उसको भी टक्कर देने का मौका मिला कि हमने कैसे चुनौती दी चाइना को। हमने चुनौती दी है जो हमारा IMEEC है, जो कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं, जो एशिया से होता हुआ टर्की के थ्रू नहीं, ये याद रखिएगा, टर्की इसमें नहीं आ रहा है। टर्की से बचा के हम ले गए हैं, यूरोप में एंटर करा रहे हैं, एक पूरा अरेबियन कंट्रीज़ को पार करते हुए। मैंने इसके बारे में वेबसाइट पे ब्लॉग बनाया हुआ है, आप देखिए पढ़ सकते हैं उसे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, चाइना के लिए बहुत सारे राष्ट्रों को जोड़ रहा है। वैसे ही जो हमारा IMEC कॉरिडोर है, ये इंडिया से और जितने वेस्टर्न नेशंस हैं, यूरोपियन नेशन हैं, अरेबियन कंट्रीज़ होते हुए ट्रेड रूट बना रहा है, जिससे हम यूरोप तक, जो यूरोप हमारी बहुत बड़ी प्रोसेसिंग मार्केट है, हम ट्रेड कर पाएंगे और रास्ते में सभी देशों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपना साथी बना लेंगे और डिप्लोमेसी में हमारी बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी। देखिए डिप्लोमेसी ऐसा नहीं होता कि चाय बैठे चाय पी और बन गई डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी तभी कारगर होती है जब हम दूसरे के काम आए, दूसरा हमारे काम आए, तभी कोई समस्या होने पे वो हमारी बात सुनेगा। चलिए आगे आते हैं। गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का परचम फहराने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया के कोने कोने में रेखांकित हुई है, वह है कि पिछले वर्ष घरेलू अर्थव्यवस्था का तेज वृद्धि से ब्रिटेन को पीछे करते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने उस राष्ट्र को पीछे छोड़ दिया जिसने हम पे कभी राज करा था। चलिए आगे आते हैं। बाकी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसका अध्ययन खुद करिएगा, ताकि आप भी अखबार को खुद से पढ़ने का एक हैबिट बनाएं। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल दिया है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई भी करंट अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप खुद से भी अध्ययन कर सकते हैं। हम सिर्फ कम समय में जितना हाईली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसी को डिस्कस करना पसंद करते हैं।
इसके अलावा कोई भी खबर है जो हमने यहाँ पे मिस कर दी है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के अखबार का अध्ययन आप भी अच्छे से करिएगा। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आपके मन से डर खत्म हो सके अखबार को पढ़ने का। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।